हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में काफ़ी अच्छी चर्चा हम करने वाले हैं और वीडियो का शीर्षक अभी तक हालांकि डिसाइड नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये उपयुक्त शीर्षक होगा। क्या कल DIIs यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 16,000 की चढ़ाई करेंगे? तो आज ये चर्चा का विषय रहेगा हमारा कि क्या 16,000 की चढ़ाई हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करेंगे या नहीं। इसके अलावा एक रियल एस्टेट के जो स्टॉक्स हैं उनमें आज एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली, तो रियल एस्टेट के एक स्टॉक के बारे में बिल्कुल ब्रीफली आपके साथ जो है बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ ऐसी बातें भी करेंगे जो बाज़ार के अंदर आज घटनाक्रम रहा उससे जुड़ी हुई थी। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं लास्ट वाली बात से, जो घटनाक्रम था। तो देखिएगा, कभी भी आपने ऐसा देखा होगा कि बिजनेसमैन ने हाथ जोड़ दिए और सरकार को कहा हो कि जी मेरी कंपनी आप ले लो और आप चला लो। मैं बात कुमार मंगलम बिरला जी की कर रहा हूँ और आज जो है उन्होंने पेशकश की भारत सरकार के सामने कि मेरा जो स्टेक है वोडाफोन आइडिया में, उससे मेरा पीछा छुड़ाओ और आप इसको पकड़ो। और हमसे तो एक गलती हो गई कि हमने टेलीकॉम का बिज़नेस शुरू कर लिया और ऐसे बिज़नेस के अंदर जो है हमें जो है अभी AGR शुल्क की या तो रिलीफ दो या बाकी जो रिलीफ्स हैं वो मांग रहे हैं, लेकिन हमारा पीछा छोड़ो या हमारा शेयर जो है आप ले लो। तो ये कुछ हद तक जो है आप ये मान सकते हैं कि बिजनेसमैन बैकफुट पे नज़र आए, यानी कि टेलीकॉम के अंदर वो खुद इस बिज़नेस से एक तरीके से हार चुके हैं और उनको इसमें कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। तो उनको लगता है जो भी पैसे मिले उनको लेके भाई साहब निकल लीजिए। यानी कि आपने कहावत सुनी होगी ना, भागते हुए चोर की लंगोटी भी सही। तो ऐसा आज हमें देखने के लिए मिला। तो उसका परिणाम क्या होगा? क्या सरकार कुछ रिलीफ देगी? कुछ या वो भी जो भी रिलीफ होंगे वो सभी टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए होंगे। तो देखेंगे उस फ्रंट पर क्या होती है। लेकिन गवर्नमेंट खुद अपनी यार लॉस मेकिंग कंपनियां चलाते हैं। एयर इंडिया उसका उदाहरण है, और BSNL में भी कोई पैसा थोड़ी ना बना रही है सरकार, तो वो आपका बोझ क्यों लेगी। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में जो है इसको बचाना जो है ज़रूरी है, ऐसा मीडिया आपके सामने पेश कर रही है। तो अब इसके ऊपर जो भी फैसला होगा वो तो सरकार की तरफ से होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बैड न्यूज़ है पूरे बिज़नेस सिस्टम के लिए, क्योंकि जो भी पैसा इस इनके बिज़नेस में लगा हुआ है उसके ऊपर एक NPA जो है वैसे तो बहुत सारे बैंकों ने प्रोवाइड कर लिया है, लेकिन एक बहुत बड़ा डेट का जो क्राइसिस है वो पूरे सिस्टम के अंदर आ सकता है। लेकिन बाज़ार अभी बुल ट्रेंड में, बाज़ार किसी की नहीं सुन रहा। बाज़ार बुरी खबरों को नज़रअंदाज कर रहा है और अच्छी खबरों को जो है हवाई जहाज़ पे चढ़ा रहा है। तो सिंपल सी बात यह है कि इस तरीके की न्यूज़ अगर बेरिश मार्केट में आती या जिस तरीके के रिजल्ट आए अगर मार्केट बेरिश होती रहा, आप ये देखते कि बहुत ही बुरा हाल जो है हमने बाज़ारों में देखा है जब बेरिश ट्रेंड होता है। तो बुलिश ट्रेंड में ये तो हमें फ़ायदा ही है कि ख़राब रिजल्ट भी आए ना, मार्केट उसको नज़रअंदाज कर देती है। हालांकि जो अच्छी कंपनीज़ हैं उनके नज़रअंदाज नहीं करती है। हालांकि आज की डेट में जो स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर जो कंपनियाँ हैं उनके सबके नज़रअंदाज हो रहे हैं। ख़राब रिजल्ट भी है तो भी नज़रअंदाज हो रहे हैं और उनको उतनी पिटाई नहीं झेलनी पड़ रही जितनी उनकी होनी चाहिए। अदर देन फार्मा स्टॉक्स के अंदर तो वो अभी भी मार्केट बर्दाश्त नहीं कर रहा है। और इस चर्चा के साथ आपको मेरा लॉजिक समझ में आ गया होगा, मैं किस तरफ जो है बात कर रहा था आपके साथ। अब दूसरी बात है, क्या DII 16,000 की चढ़ाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो आज का जो बिज़नेस में घटनाक्रम रहा वो मैं आपके साथ पहले चर्चा कर लूँ, फिर हम अपनी जो है स्क्रीन आपके साथ जो है शेयर करते हुए नज़र आएंगे। तो सबसे पहली बात है कि 16,000 की चढ़ाई क्यों हो सकती है। मैंने पिछली वीडियो जो फ्राइडे के सेशन में आपके साथ शेयर की थी तो उसमें एक ही बात मैंने आपको बोली थी कि बाज़ार के अंदर जबरदस्त चौपीनेस है, बाज़ार एक रेंज में फंसा हुआ है। और रेंज हालांकि आज भी बहुत ही छोटी रेंज रही, बहुत बड़ी रेंज नहीं रही, लेकिन जब इस तरीके की चौपीनेस होती है तो एक साइड के बड़े मूव आने की संभावना रहती है। तो क्यों ऐसा लगता है कि क्या ऐसे पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से 16,000 बाज़ार लगा सकता है। देखिएगा, सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर तो यही है कि बाज़ार के अंदर कुछ भी हो, लेकिन DIIs ने भाई साहब अपना खजाना खोल रखा है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सुबह उठते के साथ बाइंग शुरू कर देनी होती है
चाहे एफ बेचे या कुछ भी करे, वो चाहे सेलिंग करे, चाहे 3,000 करोड़ की सेलिंग करे, चाहे 2,000 करोड़ की, एफ के सामने डी भाई साहब छाती तान के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं भैया जो माल देना है तू दे और मैं माल उठाऊंगा। तो डी भाई साहब तन के खड़े हैं और वो इंडिया के बाज़ारों को जो है गिरने नहीं देंगे, एक कसम उठा रखी है उन्होंने। और इसीलिए वो जो भी माल एफ दे रहे हैं वो उसको हाथों हाथ लिए जा रहे हैं। उधर से जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो स्मॉल और मिड कैप को संभाले हुए, वो कहते हैं आप इधर देखो, अब हम इधर खींच लेते हैं। तो जो आज का सिलसिला था वो कुछ इस तरीके का ही था। और डी तो देखिएगा लगातार इंडेक्स में तो बाइंग कर ही रहे हैं। और इसी तरीके से आप ये देखेंगे कि डी ने पूरे के पूरे महीने में अच्छी बाइंग की। अगर आप पिछले 3 महीने का रुझान देखेंगे तो डी ने जिस तरीके की बाइंग की वो एक जो है कारण बनता है जिसकी वजह से 16,000 की चढ़ाई डी कर सकते हैं। दूसरा ट्रिगर है, आज अभी मैं जब आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा था तो करीबन 4% के आसपास जो है क्रूड ऑयल के प्राइस जो है नीचे की तरफ आ गए। तो ये जो एक प्रेशर है इन्फ्लेशन का या जो फाइनेंशियल्स पर जो प्रेशर बनता है वो शायद थोड़ा ईज आउट हो, तो डी थोड़ा और खुल के खरीदारी के बारे में प्लान कर सकते हैं। दूसरा ट्रिगर है। तीसरा ट्रिगर है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो $92 के नीचे आ गया। तो 92 के नीचे आना, जब भी डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आती है तो जनरली जो कैश इनफ्लोज है वो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर आते हैं, और डॉलर इंडेक्स जब वीक होता है तो इंडेक्स पॉजिटिव होता है। तो ये कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट है। इसके अलावा डाउ जोन्स का इंडेक्स 35,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज पूरे एशियन मार्केट्स में बहुत अच्छी तेज़ी थी। चाइना के अंदर भी जो वीकनेस थी वो आज ख़त्म होती हुई नजर आई, और चाइना के बाज़ारों में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली। और पूरे के पूरे अगर आप एशियन मार्केट्स में देखेंगे तो पूरे ब्रोडर मार्केट में आप देखेंगे, पूरे वर्ल्ड की ब्रोडर मार्केट के अंदर आप देखेंगे कि आज एक बेइंतहा तेज़ी थी, और अभी भी डाउ जोन्स बहुत अच्छी तेज़ी के साथ काम कर रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर हमें लगता है। नेगेटिव ट्रिगर क्या लगता है कि जो 16,000 नहीं होने देगा, लेकिन उसमें सबसे पहला रीज़न है कि एफ लगातार सेलिंग कर रहे हैं। और मैं आपको एक और विशेष बात बताऊं कि एफ ने जो सेलिंग की है वो सेलिंग अगर नहीं होती तो अभी तक डी 16,500 भी लगा चुके होते। तो एफ ऐसी सेलिंग क्यों कर रहे हैं? क्या वो इस लेवल के ऊपर कंफर्टेबल नहीं है, या वो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स पे हैं तो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये एक मेन रीज़न है जो एक बाधा के रूप में 16,000 के सामने खड़ा हुआ है। 16,000 को जैसे ही बाजार टच करेंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, ऐसा मीडिया का मानना है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता कि शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, मैं आपको उसके कुछ रीजंस बताता हूँ। देखिएगा, पहले भी हम 15,960 जो है टच कर चुके हैं, और 15,962 तक हम टच करके आए थे। और अगर वो वहाँ से हम 40 पॉइंट और भी चले जाएंगे तो हम 16,000 पे पहुँच जाएंगे। तो 16,000 पे ऐसा कुछ विशेष नहीं होने वाला है, क्योंकि अब वीकली ऑप्शंस लिखी जा रही हैं, जिसकी वजह से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत शॉर्ट्स पोजीशन मार्केट में है ही नहीं। तो जब शॉर्ट्स पोजीशन मार्केट में ज़्यादा होती नहीं है तो भाई सब कवरिंग किसकी कराओगे? तो जो बाज़ार चिल्ला के जो है कह रहा है कि जी मैं 16,000 जाऊँगा, मैं जाने की तैयारी कर रहा हूँ, और मीडिया चिल्ला के कह रहा है कि जी 16,000 जैसे ही टच होंगे ना तो 500 पॉइंट की रैली और आ जाएगी। देखिएगा, ये 12,000 का ब्रेकआउट नहीं है। जो 12,200 पे जो पुराने हाई थे हमारे 2020 से पहले के, उन हाई को ब्रेक किया था जब बाजार ने 2020 के अंदर ही। तो जो है हम मानते थे कि चलिए ये ब्रेकआउट है, तो वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट्स बने हुए थे। लेकिन बाज़ार में भी इतने शॉर्ट्स नहीं है। हो सकता है 16,100 16,200 तक चला जाए बाज़ार, अगर 16,000 के लेवल से शॉर्ट कवरिंग आती है तो। बट मुझे अभी ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। अब 16,000 और क्यों आ सकता है? देखिएगा, आज भी बाज़ार 16,000 लगा देता, और आज पूरा घटनाक्रम देखिएगा। आज जब बाज़ार सुबह खुला तो बाज़ार 16,000 की तैयारी के साथ आया था। बाज़ार ने 16,000 की तैयारी शुरू कर दी, और शुरू करते के साथ भाई साहब ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक और सबसे पहले तो एक्सिस बैंक, सबको उठाना शुरू कर दिया। और बिना फाइनेंशियल्स के आप जो है 16,000 लगा नहीं सकते थे। क्यों नहीं लगा सकते थे? अब जब इसको बाज़ार को चढ़ाना शुरू किया तो भाई साहब बैंक निफ्टी के अंदर भी अच्छी तेज़ी आई, और वो भी देखिएगा बिल्कुल सेम परसेंटेज के साथ निफ्टी के साथ खड़ा था। और एक कहावत है 1 और 11, तो 1 और 11 वाली जो है बात चल रही थी। लेकिन एफ के जो फेवरेट स्टॉक्स हैं
उनके अंदर सेलिंग शुरू हो गई। उसमें सबसे पहले HDFC लिमिटेड को बेचा, उसके बाद HDFC बैंक को बेचा, बजाज फाइनेंस को, बजाज फिनसर्व को। लेकिन HDFC बैंक को ज़्यादा नीचे रोक नहीं पाई क्योंकि HDFC बैंक के मार्केट आवर्स में रिजल्ट आ गए और रिजल्ट काफ़ी जो है कंफर्टेबल थे, अच्छे थे, बाजार को लगे, तो उसकी वजह से एक तेज़ी आ गई। दूसरा, HDFC बैंक जिस सेगमेंट में काम करता है उसके बारे में एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। आज बॉम्बे के अखबारों में खबर थी कि जो रियल एस्टेट के अंदर जो रजिस्ट्रेशन हुए जुलाई महीने में वो 10 महीने के हाई पे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि रियल एस्टेट में डिमांड थी, जिसकी वजह से आज रियल एस्टेट के शेयर्स में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। तो क्या ये तेज़ी ठहरने वाली है, ये तो मैं भी चर्चा करूँगा ही आपके साथ। तो इस पूरी घटनाक्रम के बीच में जब 2:50 हुए थे तब भी जो है बैंकिंग स्टॉक्स में एक ऊपर से सेलिंग आ गई और बैंकिंग स्टॉक्स जो है 34,800 के नीचे तो काफ़ी देर से काम कर रहे थे, 34,800 के साथ झूल रहे थे, 34,800 34,750 के आसपास। लेकिन 34,750 भी तोड़ दिया, 700 भी तोड़ दिया और एक समय तो एक कुछ क्षण भर के लिए तो 600 का लेवल भी तोड़ दिया और 34,588 तक जो है बीयर्स ने बाजार को टच करा दिया। लेकिन देखिएगा बुल्स कुछ और मूड में थे और बुल्स ने कहा यार ये फाइनेंशियल को नहीं छोड़ेंगे, तो एक हैवी वेट TCS को उन्होंने उठा लिया। तो वो जो भी TCS को ऊपर खींचा और फिर अल्टीमेटली निफ्टी को बड़े कंफर्टेबली 15,885 पर बंद करा पाए। तो ये जो आज के आई थे 15,892, ये हालांकि बैंकिंग साथ देता तो शायद ये अचीव कर लेता, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बैंकिंग में आज बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं थे, कल शायद ये बैंकिंग को खींचते हुए नजर आएंगे। और मैं आपको एक ही बात बोलूँगा निचोड़, अगर कल बैंकिंग ने साथ दे दिया तो 16,000 लगा देंगे, अगर बैंकिंग ने साथ नहीं दिया तो नहीं लगा पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनकी मैं चर्चा भी बीच में करूँगा कि वो ऐसे लेवल पे, जैसे HDFC बैंक है वो 1422 पे है। अब ऊपर से बीयर्स ने जब माल को बेचा तो अगर इसको आप 1390 से ले आते तो 1390 से तो एक अच्छी रैली कर देता है ये, लेकिन ये बीच में खड़ा हुआ है तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं है, तो उसके शॉर्ट्स कहाँ से कवर कराओगे। तो जो 50-60 का रनअप कराने के लिए जो शॉर्ट्स होने चाहिए वो अभी HDFC बैंक में नहीं है, और जो हैं वो शॉर्ट वाले नहीं है, लॉन्ग टर्म वाले शॉर्ट्स हैं। तो जिसकी वजह से पुल बैक के लिए जो HDFC बैंक की आपको खास ज़रूरत पड़ने वाली होती है। तो अगर HDFC बैंक साथ देगा। दूसरा ICICI बैंक जो है अपने 52 वीक हाई से जो है 15-17 रुपये जो नीचे आ गया, तो उसमें हो सकता है कि चलो पुल बैक करा दे। SBI रिजल्ट अब जो है इस हफ्ते आने वाले हैं उसके, तो SBI जो है वो लगभग 52 वीक हाई पे चल रहा है। आज नीचे ही जो कुछ समय से पिटाई हो रही थी एक्सिस बैंक की, उसको 2-2.5% आज उठा दिया है और कोटक बैंक भी जो है नीचे से उठा हुआ। तो अब पूरा दारोमदार एक्सिस बैंक, सॉरी सारा दारोमदार HDFC बैंक और ICICI बैंक पे है। अगर बैंकिंग में कल ये दो साथ देंगे फिर बाकियों का साथ तो बाजार ले ही लेगा। तो इन शेयर्स पे नज़र रखिएगा और आज मैं आपको वो शेयर्स भी बताऊंगा जो हैवी वेट्स हैं, जो बाजार की मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आइएगा अब चर्चा शुरू करते हैं। तो अब इस चर्चा के अंदर देखिएगा आज निफ्टी ने कहाँ रोल प्ले किया। तो रोल प्ले किया 15,834 पर खुले और 15,892 तक गए, एक सीमित दायरे में कारोबार हुआ। इसका मतलब है कि ऑप्शंस के प्रीमियम कल आपको और घटते हुए नजर आएंगे। जब बाजार के अंदर वोलेटिलिटी कम हो जाती है तब ऐसा ही होता है। तो आज देखिएगा ये पूरी की पूरी रेंज आप कैलकुलेट करने की कोशिश करिए तो आपको बात समझ में आएगी कि क्या रेंज है। तो आपको ये पता चलेगा कि कुल 58 पॉइंट की रेंज में बाजार घूम गया। तो ये एक तरीके से स्टेबिलिटी भी देता है कि हाँ भाई स्टेबल है, और बियर्स जो है माल बेचने के लिए नहीं आ रहे थे और बुल्स ने पूरे दिन बाजार को ऊपर खड़ा रखा। हालांकि क्षण भर के लिए जो है बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ने जो है गिरावट का रुख किया। कैंडल्स देखिएगा, मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि हैंगिंग मैन है, पर एक डोजी काइंड ऑफ पैटर्न है। तो एक बड़े मूव से पहले जो है इस तरीके की कैंडल बनती है। जनरली ऐसी जो कैंडल्स हैं, हालांकि ग्रीन है तो ऊपर के रास्ते भी खोलती है, लेकिन जनरली ऐसी कैंडल नीचे के रास्ते खोलती है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से DIA अभी गेम तो कल होगा, और आज देखिएगा सारे हैवी वेट्स जिनका बहुत अच्छा वेट है वो शेयर्स ऊपर थे। तो मैं आज आपको वेट वाली टेबल भी दिखाऊंगा कि किस किस का कितना वेट है। तो देखिएगा 24 पॉइंट रिलायंस, 13 पॉइंट इन्फोसिस, 10 पॉइंट TCS, टाइटन 9.24 और HDFC अच्छे रिजल्ट के बाद नेगेटिव से पॉजिटिव में आता हुआ 6.89। और गिरावट थी आज टाटा स्टील के अंदर, HDFC बैंक में, बजाज फाइनेंस में, बजाज फिनसर्व में और UPL में। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन एक समय पर जो है HDFC बैंक जो है 1435 के आसपास काम कर रहा था, तो वहाँ से पटकना जो है HDFC बैंक को बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरीके से गिरावट आई, बजाज फाइनेंस भी 6,200 के नीचे काफ़ी देर ट्रेड करता रहा, लेकिन
बाज़ार में बुल्स जो है जानते थे कि आज बाज़ार को 16,000 की तरफ लेके जाना है, तो बड़ी कोशिश की, लेकिन कोशिश इतनी तेज़ी के साथ नहीं हुई, इतने बड़े वॉल्यूम के साथ नहीं हुई। तो शायद अभी हम एक बार कल फिर एक अटैम्प्ट जो है शायद करते हुए नजर आए, लेकिन ऊपरी लेवल पे सेलिंग है, तो हो सकता है कि आपको भी 16,000 के दर्शन करने में कल शायद ना हो दर्शन, 1 या 2 दिन का समय लग जाए, और या इस एक्सपायरी को जो है बीतने दे और फिर एक कंसोलिडेशन हो जाए, क्योंकि हालांकि नीचे से कंसोलिडेशन काफ़ी हो गया है, लेकिन मूड और माहौल तो दोनों बने हुए हैं 16,000 के लिए। लेकिन अभी भी जो एफआईज की सेलिंग है वो एक बाधा जो है बनी हुई है 16,000 के सामने। आज एडवांस डिक्लाइन देखिएगा काफ़ी कंफर्टेबल है, एडवांस गिरे तो सही, आज कम तो हुए, लेकिन वो नहीं हुए जितना रोज होते थे, आपस में लाइन काट देती थी एक दूसरे को, वो नहीं है। तो ये ब्रॉडर मार्केट भी आज काफ़ी कंफर्टेबल थी, और चौपीनेस के बाद ये जो है आप सभी लोगों को अच्छा भी लगा होगा, हमें भी अच्छा लगा। अब देखिएगा निफ्टी बैंक 34,710, 34,588 और 34,861, और ये जो रेंज है बैंक निफ्टी की, अगर आप रेंज देखेंगे आप जो है हैरान हो जाएंगे कि 270 पॉइंट के रेंज में पूरे दिन बैंक निफ्टी का चलना, ना ऊपर जाने दे रहे ना नीचे जाने दे रहे। यानी इसका मतलब क्या है कि भाई साहब लड़ाई दोनों तरफ से है, DIs खरीदने पे लगे हैं, FIs बेचने पर लगे हैं, पर कुल मिलाकर जो है एक बार जो है बियर्स ने जो है बाज़ार को गिरने की कोशिश की। मैं आपको टाइम भी बताऊंगा कब था। अब ये देखिएगा कैंडल इसकी भी रेड है, वही डोजी टाइप की जो है कैंडल है, लेकिन ये देखिएगा बेस के नज़दीक है, तो ये भी आप मान सकते हैं कि ये जो बेस है इसके आसपास जो है सपोर्ट भी है काफ़ी, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस भी है। तो एक छोटे वॉल्यूम के साथ शायद अभी कल और ट्रेड होता रहे, पर इस हफ्ते में शायद बृहस्पतिवार या शुक्रवार को जो है एक अटैम्प्ट शायद 16,000 का होता हुआ नज़र आया। हमें उम्मीद करेंगे कि 16,000 का एक बार अटैम्प्ट बाज़ार करे, तो उससे जो शेयर्स नहीं चले हैं वो भी आपको चलते हुए नजर आए। एक्सिस बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक और PNB। देखिएगा बंधन बैंक के जो रिजल्ट्स हैं वो हालांकि अच्छे तो नहीं थे, लेकिन भाई साहब प्राइस नीचे की वजह से जो है रिजल्ट प्राइस को देखते हुए अच्छे लगे। हालांकि आज सरप्राइज़ किया IDFC फर्स्ट बैंक ने, रिजल्ट बेहद ही ख़राब थे, लेकिन बुल मार्केट का जो फ़ायदा है आज देखिएगा IDFC फर्स्ट बैंक को भी मिला, और क्योंकि आज निफ्टी में भी तेज़ी थी। IDFC फर्स्ट बैंक 50 रुपये के लेवल, जो मैं कल आपके साथ डिस्कस भी किए थे कि 50 रुपये के लेवल एक बार तोड़ेगा तो सही, लेकिन खुशी की बात IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए ये रही कि भाई साहब 50 रुपये से नीचे केवल 1 घंटे ही काम किया, 1 सवा घंटे, उसके बाद 50 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आया। लेकिन आज जो ये 50 रुपये से ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, तो अपनी सपोर्ट को आज बरकरार रख लिया, क्योंकि 50 रुपये के नीचे अगर ये चला जाता तो फिर साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा वीक हो जाता, और जो मुझे लगता है 42 रुपये तक के जो लेवल है वो आपको आने वाले 1 से 2 महीने के बीच में देखने के लिए भी मिल सकते थे। हालांकि बैंकिंग का भी ओवरऑल जो है पूरे सिस्टम के हिसाब से आपको वीक ही नज़र आएगा, और ये जो पूरी हम चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा के अंदर एक और विशेष बात है कि FIIs के डेटा के ऊपर आप जो है नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन FIs के सामने हमारे DIs लगातार खरीद रहे हैं। तो 1539 की देखिएगा आज सेलिंग हुई FIs की तरफ से, कैश मार्केट में 1505 करोड़ की उन्होंने बाइंग कर ली। पिछले महीने देखिएगा FIs ने 23,000 करोड़ का माल बेचा, तो इन्होंने देखिएगा 18,400 करोड़ के आसपास का खरीद लिया। तो इसका मतलब नेक टू नेक है, भाई तुम बेचो हम खरीदेंगे। इसके बाद आप देखिएगा इंडेक्स में भी कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने बाइंग की, तो इंडेक्स भी न्यूट्रल था, लेकिन इन्होंने स्टॉक के फ्यूचर्स खरीदे हैं, तो स्टॉक का फ्यूचर खरीदे हैं, यहाँ पे उन्होंने तेज़ी कर ली है। तो कुल मिला के तेज़ी मंदी अभी मिला के मंदी ही खेल रहे हैं FIs। तो आगे चल के देखते हैं कि किस तरीके से ये रुझान हो सकता है। ये देखिएगा, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये हमारी अल्फ़ा मेंबर्स की वीडियो थी जो हमने 28 दिसंबर 2020 को शेयर की थी, और ये टाइटल हमने दिया था कॉन्ट्रा स्टॉक, और स्टॉक था रियल एस्टेट स्टॉक, यानी कि रियल एस्टेट सेक्टर से स्टॉक निकालना, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट उस समय पर बिल्कुल मंदी थी और रियल एस्टेट के शेयर्स में कोई पॉजिटिव रुझान था नहीं, और उस समय हमने इसका शीर्षक इसलिए दिया था कॉन्ट्रा प्ले, यानी कि वैल्यूएशंस आपको प्ले करके देती है। तो बाज़ार के अंदर जब सब चीज़ चल चुकी होती है, तो जो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा होता, जिसमें वैल्यूएशंस रीजनेबल होती हैं, तो वो ज़रूर से ज़रूर चलते हैं।
लेकिन वो चलने का समय थोड़ा सा लेट होता है। लेकिन सबसे खास बात ये है कि इस शेयर्स को देने के पीछे का जो रैशनल था वो ये नहीं था कि ये शेयर हमें चलाना बहुत ज़्यादा है। ये तो मुझे भी पता था कि ये इतना नहीं चलेगा जितना हमारे बाकी शेयर्स जो हैं अल्फ़ा के चल रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ थी कि इसको हमने बॉटम पे पकड़ा, बेस पे, कि बेस का मतलब है कि ये शेयर गिरेगा नहीं, यानी कि रिस्क रिवार्ड के एंगल से हमने जब इसको पोर्टफोलियो में शामिल किया तो ये फोकस था हमारा कि 20 रुपये की गिरावट मैक्सिमम इस शेयर्स में हम एंटिसिपेट करते थे। वहाँ पे 20 रुपये की गिरावट के सामने हमारे सामने 80 से 100 रुपये खड़े हुए हैं और आज वो घड़ी आ गई। और ये देखिएगा, ये शेयर जब हमने डिस्कस किया था तो 272 रुपये पे था, 272 रुपीज़ के प्राइस थे। और ये जो डेट है वो आपको स्क्रीन पे नज़र जो है नहीं आ रही होगी, पर मैं आपको डेट बता देता हूँ। ये डेट थी दिसंबर 28, 2020। हालांकि ये यहाँ पर भी स्क्रीन पे लिखी हुई है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही होगी। ये देखिएगा, इसके बाद ये प्रेस्टीज एस्टेट्स के आज के प्राइस हैं 364 रुपीज़, यानी कि करीबन 90 रुपये। और 369 के एंगल से देखोगे तो आज वो पूरे 100 रुपये। तो मैं आपको वही बोल रहा था 80 से 100 रुपये, तो ये पैसे बन गए। तो आज जो है मेरे एक फ्रेंड ने जो है इसके ऊपर एक सवाल किया, कहता है यार रविंदर ये बताओ कि यार ये शेयर्स में तो कोई रन अप आया ही नहीं, कोई तेज़ी हुई ही नहीं। आज की तेज़ी के बाद कह रहा है कि यार इतना टाइम लग गया, 7 महीने लग गए, 7-8 महीने लग गए, और 8 महीने में अगर यार 262 रुपये 272 रुपये लगा के अगर 364 रुपये बन रहे हैं तो ये क्या है। मैंने उसको यही बात बोली, मैंने कहा ये समझ ले अगर 7 महीने पहले ना आपने एक 1 BHK का फ्लैट ख़रीदा होता और वो 27,20,000 का, मैं रियल एस्टेट का एग्जांपल उसको दिया, मैंने कहा 27,20,000 का अगर एक जो है आपने 1 BHK ख़रीदा होता, क्योंकि इतने में तो 1 BHK ही आता है, तो अगर इतने का 1 BHK ख़रीदा होता और आज वो 1 BHK आप देखिएगा 36,40,000 का बिक रहा होता, उस एंगल से आप सोचिएगा। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर परसेंटेज रिटर्न देखिए और उसके सामने रिस्क को देखिए, उसके सामने ये रिटर्न्स को आप ही वैल्यूट करिए। क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनको लगता है कि भाई साहब जैसे बालाजी माइंस के शेयर 7-8 गुना हो गया, इंडिया मार्ट 3-4 गुना हो गया, CDSL का शेयर 4-5 गुना हो गया, या IG पेट्रो का शेयर 6-7 गुना हो गया, उसी तरीके से लोग सोचते हैं कि उसी तरीके की जो है रिटर्न्स हर एक शेयर में आएगी। तो ऐसा नहीं होता है। रिटर्न्स को आप समझिएगा, म्यूचुअल फंड्स की रिटर्न भी 20-25% अगर एनुअल बेसिस पे कंसिस्टेंटली 5 साल के दौरान में, मैं ये नहीं कह रहा अगर किसी ने खरीदा ही बिल्कुल मार्च 2020 में तो वो तो 100% रिटर्न भी दिखा देगा, लेकिन आपने किस पीरियड में लिया है, क्या रिस्क लिया उसके सामने, तो वो सब चीज़ें जो है कंसिडर होती हैं। 20% की रिटर्न्स अगर 5 साल के टाइम ओरिजिन में कंपाउंडेडली भी मिलती है ना, बहुत ही एक्सेलेंट रिटर्न्स जो है वो मानी जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा प्रेस्टीज एस्टेट्स जो है इसने एक अच्छी रिटर्न्स दी, और ये इसने नहीं दी, बाकी जो बॉम्बे के अंदर जो रियल एस्टेट्स जो स्टॉक्स थे उन्होंने हालांकि इतनी नहीं दी। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का शेयर भी 3-4% चला, लेकिन ये जो शेयर्स हैं इनके अंदर एक सबसे खास बात है कि स्पेस बहुत है। क्योंकि प्रेस्टीज एस्टेट्स के पीछे जो रैशनल मैंने दिया था उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो इन्होंने अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ ब्लैकस्टोन को सेल की थी, उसके बाद ये शेयर्स जो है अभी भी अगर आप रेजिडेंशियल स्पेस में देखेंगे तो कंफर्टेबल है। तो जिन लोगों को भी प्रॉफिट बुक करना है तो वो उस एंगल से समझ लीजिएगा कि आपने 27,20,000 का फ्लैट 36,40,000 में बेचना है या 40 लाख में बेचना है। तो हो सकता है कि ये शेयर्स 380 रुपये तक के प्राइस भी कल दिखा दे, क्योंकि जिस तरीके का ब्रेकआउट है यहाँ पर, ये हो सकता है कि 380 तक के प्राइस भी कल के सेशन में दिखा दे, फिर कुछ समय कंसोलिडेट करे। हो सकता है सुबह 380 या 390 तक जाए, या 400 तक भी हो सकता है, 400 तो पार ना करे, लेकिन 380 के आसपास जाए या 90 भी चला जाए, और वहाँ से फिर एक प्रॉफिट बुकिंग जो है इस शेयर्स में भी आ सकती है। क्योंकि जो लोग यहाँ से देखिएगा एक्यूमुलेट करके आए हुए हैं तो वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना जो है जनरली प्लान कर सकते हैं। वॉल्यूम के साथ आज बढ़ा है तो कल एक वॉल्यूम के साथ प्ले हो, अगर आज से ज़्यादा वॉल्यूम हो जाए तो फिर तो शायद सस्टेन कर लेगा कल भी। और ये देखिएगा जब हमने वीडियो शेयर की थी ये, तो ये बेस था। तो सबसे खास बात ये कि जब हमने वीडियो शेयर की उसके बाद वो शेयर उस लेवल को टच नहीं करके आया पिछले 9 महीने में, और जिस दिन हमने वीडियो की थी उसी शेयर्स के 10 दिन बाद भी जो है 310 रुपये तक के लेवल से टच कर दिए थे। उसके बाद फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर चला, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर चला, फिर ये देखिएगा जबरदस्त कंसोलिडेशन हुआ। ये जब बॉम्बे के अंदर जब लॉकडाउन की सिचुएशंस अराइज हुई तो उस केस के दौरान जो है
आपको पता कि पूरी मार्केट में थोड़ी मंदी आ गई थी। फिर मई का कंसोलिडेशन के बाद जून और जुलाई और ये देखिएगा अगस्त। तो अभी जो हमारे अल्फ़ा मेंबर्स हैं उनके भी इससे रिलेटेड जो सवाल थे उनके जवाब भी मिल गए होंगे। अब आगे देखिएगा आज श्री सीमेंट, क्योंकि जब अगर रियल एस्टेट चलेगा तो सीमेंट के शेयर्स पे तो जो है दारोमदार रहना ही था। और अभी निरमा ग्रुप की जो एक सीमेंट कंपनी है उसका भी आईपीओ आने वाला है, तो हो सकता है कि सीमेंट शेयर्स जो है एडजस्ट करते हुए नजर आए। और जो न्यूवोको है निरमा की जो आर्म है उसका आईपीओ शायद अगले हफ्ते में आपको देखने के लिए मिले, तो वहाँ से एक पॉजिटिव रुझान और आ सकता है सीमेंट सेक्टर के लिए। तो उन्होंने इमामी का जो प्लांट है उसको एक्वायर किया था और ईस्ट इंडिया में उनकी काफ़ी अच्छी जो प्रेजेंस है। और लफार्ज ग्रुप के अंदर जो भी उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी, तो इनिशियली निरमा ग्रुप जो है वॉशिंग पाउडर की जो कंपनी आपने कभी सुना भी होगा, तो उसी ग्रुप की जो कंपनी है उसका आईपीओ आने वाला है। तो वो सीमेंट सेक्टर के अंदर अच्छी जो है प्रेजेंस रखती है और एक मिक्स भी जो है उनके काफ़ी पॉपुलर है। और उन्होंने इमामी का प्लांट लिया था, इससे पहले लाफार्ज का जो सीमेंट है उसका जो प्लांट्स लिया था। तो ऑल ओवर इंडिया जो उनकी प्लांट्स हैं उसके कंक्रीट मिक्सचर्स की भी जो है काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है ऑल ओवर इंडिया अगर आप देखेंगे तो। और आज कल आप देख भी रहे होंगे कि वो टीवी चैनल्स के ऊपर भी उसका काफ़ी प्रचार हो रहा है। तो ये तैयारी है, तो रोड शो जो है स्टार्ट हो चुका है उस शेयर्स का। तो अगर बाज़ार की हालत सही लगेगी तो आप देखिएगा वो शेयर्स भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। हो सकता है कि आईपीओ में भी बहुत अच्छा रुझान उसको मिले अगर प्राइसिंग ठीक होती है तो। और टाइटन देखिएगा 3.32, आइसर्स, भारत पेट्रोलियम, ग्रासिम, अदानी पोर्ट्स, ब्रिटेनिया, इंडियन ऑयल्स, तो इन सब के अंदर जो है तेज़ी थी। और वीकनेस कहाँ थी? वीकनेस थी यूपीएल में, टाटा स्टील में, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी, टेक महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक। हालांकि ये सब मामूली सी थी, कोई गिरावट नहीं थी। इनको गिरावट तो नहीं बोलेंगे जो पॉइंट के अंदर जो वैल्यूज़ है, लेकिन फिर भी बाज़ार में अगर ये पॉजिटिव होता तो बाज़ार चढ़ जाता। इन्होंने साथ नहीं दिया तो आज तो जो है डीआईज जो है फाइनेंशियल से बस यही उम्मीद लगाते रहे, साथ निभाना साथिया। तो आज साथ नहीं मिला साथिया का, तो हो सकता है कल साथ मिले या इस हफ्ते के अंत तक, शायद थर्सडे तक जो पोजीशंस हैं वो सेटल हो जाएं। तो थर्सडे के सेशन में या तो 2 बजे के बाद जब शॉर्ट्स कवर हों, क्योंकि तेज़ी करने के लिए जब ऑप्शंस की वैल्यू कुछ नहीं होती, 10-15 रुपये रह जाती है, तो रिस्क कम हो जाते हैं, तब जो है बुल्स शायद प्ले कर सकते हैं थर्सडे की जो है मिड के अंदर या फ्राइडे के अंदर। और अगर ज़्यादा दम लगाना होगा तो आज कल में लगा देंगे, बट मुझे उम्मीद है कि थर्सडे फ्राइडे तक एक बार अटैम्प्ट जो है करने के लिए आ सकता है। अगर बियर्स ने पहले ही अगर 200-250 पॉइंट बाजार नीचे खिसका दिया 1-2 दिन में तो बात अलग है। अदरवाइज़ अगर थर्सडे तक ये बाजार इसी के आसपास रह गया तो थर्सडे की 2 बजे के बाद शायद बुल्स जो है एक बार 16,000 तो टच कराई दे। उसके बाद देखिएगा किसका कितना वेट है ये पता होना चाहिए, क्योंकि शेयर्स तो कुछ भी चलते रहे, लेकिन भाई सब जो दम है ना जिनके अंदर है तो वो यही शेयर्स हैं 10 जिनसे निफ्टी हिलता है। तो देखिएगा जैसे आज अगर पूरा वेट जो है वो रिलायंस के अंदर है 9.63 और ये फ्री फ्लोट के बेसिस पे है। एचडीएफसी बैंक में 9.11% वेटेज है, यानी कि रिलायंस के बाद अगर किसी का वेट है। और देखिएगा पहले टीसीएस का वेट ज़्यादा होता था, अब इन्फोसिस का वेट ज़्यादा है। तो इन्फोसिस 8.74, आईसीआईसी बैंक 6.92, एचडीएफसी लिमिटेड 6.44, टीसीएस 4.8, कोटक महिंद्रा 3.55, एचयूएल 3.05, एलएनटी 2.83, एक्सिस बैंक 2.67। तो आपकी समझ ही आइएगा इन्हीं 10 शेयर्स पे या 2-4-5 शेयर्स और लगा लीजिएगा, हाई वेट है, इन्हीं के साथ जो है रस्साकशी जो है होती है। इसीलिए ज़्यादा होती है क्योंकि बुल्स एंड बियर्स इन्हीं के अंदर। तो अगर इसमें से 4 शेयर नीचे गिरेंगे तो 4 दूसरे ऊपर की तरफ जो है खींचना शुरू कर देते। तो बुल्स और बियर्स की लड़ाई जनरली ये जो 10 शेयर्स हैं और 5-7 शेयर्स और आप ऐड कर लीजिएगा, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी में तो अभी देखिएगा पुल बैक आ सकता 0.71 है, लेकिन निफ्टी के अंदर जब ऊपर अब निफ्टी के बाकी शेयर्स को तो चला दिया है, फाइनेंशियल्स को चला दोगे तो ही आप ऊपर बाजार को टिका पाओगे। तो फाइनेंशियल्स पे नज़र रखिएगा, अगर फाइनेंशियल चलने शुरू होंगे तो 16,000 आएगा, फाइनेंशियल्स नहीं चलेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। या तो फाइनेंशियल्स के अलावा जो फार्मा इन्होंने तोड़ा था पीछे, या फार्मा को खींचना पड़ेगा 16,000 के लिए। तो अब यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी इस तरीके का बना हुआ है, मैं आपको क्या बताऊँ कि मतलब नेक टू नेक है। आप 15,900 की कॉल पे देखिएगा, 1,02,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 15,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए। तो वहीं 15,800 पे 1,16,000 की पुट पे हो, और यहाँ पे 64,682, तो यानी कि 15,800 तो तोड़ने नहीं देंगे बियर्स। और 15,900 जो है वो आपको पता ही है मेन रेजिस्टेंस है। उसके बाद 16,000 के ऊपर इतना ओपन इंटरेस्ट नहीं है जितना 15,900, 16,000 पे 84,000 है।
तो अगर 15,900 और 15,950 के आसपास बाजार 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे तक अगर काम कर गया, 15,950 के बाद आधा घंटा, 15,000 और 15,950 के बीच में 1 घंटा, अगर 1.5 घंटा बाजार यहाँ पे खड़ा रह गया और बुल्स थके नहीं, उसी दिन 16,000 लगेगा। तो ये आप जो है ध्यान रख सकते हैं। और बैंक निफ्टी के अंदर भी ओपन इंटरेस्ट देखिएगा, बैंक निफ्टी में क्या है, बेशक से ओपन इंटरेस्ट कुछ भी है, लेकिन आप ये बात जानिए, मैं आपको पिछले 3 या 4 महीने के ट्रेड बता रहा हूँ, बुल्स कभी 35,000 35,200 बैंक निफ्टी को टांग सकते हैं। 34,800 एक रेजिस्टेंस तो है, लेकिन क्या है कि बैंक निफ्टी में क्या है कि इस लेवल को ना 35,200 को 35,300 को बुल्स के लिए टांगना कोई मुश्किल काम रहा ही नहीं है। वो कभी भी टांग देते हैं, लेकिन वो क्या होता है अपनी ऑप्शंस प्ले करते हैं 35,000 के आसपास। तो मोस्टली अगर पिछले 3 महीने के दौरान जितनी भी वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी हुई है, आप पाएंगे कि वो मोस्टली एक्सपायरी 35,000 के इर्द गिर्द हुई है। तो इसका मतलब है कि 35,000 को अगर खींच दिया 35,200 तक, अब जिस लेवल पे निफ्टी खड़ा है और बैंक निफ्टी 35,200 खींच गया, तो निफ्टी ऑटोमेटिकली 16,000 हो जाएगा। तो इसलिए फाइनेंशियल्स पे ज़्यादा दारोमदार है। लेकिन 35,000 पे अब ऐसा ओपन इंटरेस्ट भी नहीं है कि भाई साहब 35,000 की कॉल पर इतना ओपन इंटरेस्ट हो कि जो टूटेगा नहीं। तो केवल 77,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 34,700 पे भी 39,000 है, 34,800 पे भी 58,000 है। ओपन इंटरेस्ट ऐड तो हुआ है, लेकिन अब साथ साथ अगर देखिए 34,700 की पुट पे भी अच्छा 13,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। तो 34,700 भी एक बेस है यहाँ पर जिसके आसपास बाजार चल रहा था अभी। उसके बाद देखिए 34,500 पे भी 47,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो हालांकि 34,700 पे भी बराबर ओपन इंटरेस्ट है, 34,800 पे रेजिस्टेंस है, 34,900 पे मेजर 35,000 पे, लेकिन 35,000 तोड़ना इनके लिए मुश्किल नहीं है। तो ये रेंज जो है अभी देखिएगा, वोलेटिलिटी हमें लगता है क्योंकि जो अब वोलेटिलिटी 2-3 दिन से जो है चोपीनेस बाजार में है, और आज भी हालांकि गैप अप ओपनिंग होने के बाद बाजार रहा एक चोपीनेस के दायरे में ही। तो ये जो है चोपीनेस एक बड़े मूव की जो है तैयारी होती है तो कभी भी, तो बाजार तो ऊपर की उम्मीद कर रहा है, लेकिन देखिएगा बाजार के साथ साथ ये भी है कि ये अनएक्सपेक्टेड मूव्स बाजार में आते हैं। तो आप ये मान के चलिए बाजार एक अच्छी तेज़ी भी कर चुका है, तो आप अपनी तेज़ी के सौदों के अंदर एक बात ध्यान रखिएगा, इस समय पर स्टॉप लॉस ज़रूर से ज़रूर लगा के रखिएगा। चाहे आपने इंडेक्स बाय कर रखा है, चाहे आपने स्टॉक्स बाय कर रखे हैं, अगर मार्केट में वोलेटिलिटी एकदम तेज़ी से बढ़ती है और कोई बड़े मूव आते हैं, निफ्टी के अंदर 15,500 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है, तो ये समझ लीजिएगा कि पोजिशनली जो है प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो हालांकि बहुत दूर है, BR की बात ना करें। और बैंक निफ्टी में 33,800 33,800, जब तक बाजार यहीं पर है लोग हर बाय ऑन डिप्स करेंगे, जो भी राइज आएगा ऊपर की तरफ उस पर बैंक निफ्टी में तो सेल हो रहा है। लेकिन निफ्टी के अंदर जो है थोड़ा सा ट्रेड जो है अलग तरीके से, निफ्टी एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी आज ज़्यादा मजबूत था, पर कल हो सकता है कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत हो जाए। अगर निफ्टी को 16,000 जाना है तो बैंक निफ्टी को अपना रोल अदा करना पड़ेगा, और साथ निभाना साथिया जो है करना पड़ेगा। तो अगर साथ निभाना साथिया नहीं होता है तो बैंक निफ्टी के लिए तो मुश्किल अगर हुई किसी भी तरीके से, तो निफ्टी 16,000 जाके टच बेशक से कराए पर सस्टेन नहीं कर पाएगा। सस्टेनेबिलिटी के लिए बैंक निफ्टी का साथ जरूर से ज़रूर चाहिए। बैंक निफ्टी के साथ साथ बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, कोटक बैंक, इन सब का साथ चाहिए। तो ये सब फाइनेंशियल्स जब तक साथ नहीं देंगे, ये हैवी वेट है, मैंने भी आपको दिखाया भी। तो आज की चर्चा थोड़ी सी लंबी हो गई और 33 मिनट की वीडियो आज हो गई है। तो ये चर्चा आपको कैसी लगी जरूर से ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।